गुड आफ्टरनून। अभी आ रही है आवाज़? मुझे लगता है अब साउंड प्रॉब्लम सही हो गया है। चलो जल्दी बताइए, अब साउंड सही है? ओके ओके, साउंड सही है। मुझे लगता है कि अब साउंड एकदम सही है, साउंड सही है। ओके ओके, यस यस आ चुके हैं, सबके यस आ चुके हैं। ओके चलिए, ठीक है ठीक है, ओके ओके, इतना भी यस मत बोलिए, चलिए ठीक है। तो मैं कह रही थी गुड आफ्टरनून, और आप कैसे हैं सब लोग? और मैं कह रही थी कि आज हमारे पास वाइट बोर्ड है, हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे क्योंकि डिजिटल बोर्ड ऑलरेडी 3 डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, तीनों में क्लास चल रही है। तो चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सीजीएल टारगेटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से सीजीएल का टारगेटेड बैच है जो कि सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीएस सब पढ़ाया जाएगा। पटवारी का बैच भी ऑलरेडी है बच्चों, है ना। चरण स्पर्श मैम, मुझे आपसे एक डाउट क्लियर करना है। यस बिल्कुल, आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, ओके सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इतना सारा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बहुत मत, इतना मत कीजिए। चलिए मैम बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाती हैं आप, ओके थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है मेरा साइंस पढ़ाया हुआ अच्छा है। मैम आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा आज मैंने सूट डाल रखा है, शायद अच्छा लग रहा होगा। मैम आपने कल कैल्शियम का ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बताया था। अरे बच्चा, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम, एक बच्चे का डाउट है, बच्चों ध्यान से सुनो, देखो एक बच्चा क्या बोल रहा है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम आपने बताया था कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, जबकि मैंने पढ़ा है ऑक्सीजन होता है। बच्चों तुम लोग ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, तुम नाम मत खराब करो। कैल्शियम क्या होता है? मिनरल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है या एलिमेंट होता है, तत्व होता है। जब दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तब एक ऑक्सीजन गैस बनता है। तो बच्चा पेपर की गलती नहीं है, जिस पेपर में लिखा हुआ है ना ही तुम्हारी मैडम की गलती है, तुमने ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो वहां पे ऑक्सीजन आएगा। बट मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, तो जिसने भी मुझसे पूछा था तो मुझे लगता है कि मैंने उसका डाउट क्लियर कर दिया है, मैं शायद उसकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूं। ठीक है बच्चों, चलें अब आगे पढ़ें। एक सेकंड रुकेगा बच्चों। सर चलो तो स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, तो बने आपका, मुझे लगता है मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है डाउट, ओके चलो अब हम डाउट बाद में लेंगे, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं मतलब आज हम पढ़ते हैं कौन सा सिस्टम। तो बच्चों आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? वो ह्यूमन बॉडी बना हुआ है हमारा सेल से मिलकर बना हुआ है। हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, वो टिश्यूज बनाती हैं, वो ऊतक बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, वो अंग बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो अंग तंत्र बनाते हैं। और जैसे बहुत सारे सिस्टम बनते हैं तभी जाकर आपका एक ह्यूमन बॉडी बनता है, एक शरीर बनता है। जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम के नाम सुने हों, मैंने बताया भी है पहली क्लास में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमें पढ़ना है। और आज हम इस ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज का हमारा चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। जैसा कि आपको बोर्ड पर क्लियर है
वैसा आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ सिस्टम का फॉर्मेशन कौन करता है, तंत्र का निर्माण कौन करता है, आप क्या बोलेंगे बच्चों? तंत्र का निर्माण मैम ऑर्गन्स करते हैं। जब मैम बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो एक तंत्र बनता है। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे देश लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, मतलब हमारे देश में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे तंत्र हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा सिस्टम, तो आप इससे क्या समझेंगे? आप समझेंगे मैम सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, और वो ऑर्गन्स के ग्रुप जिनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता हो, जिनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता हो, तो इन ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना हुआ है। इसी ऑर्गन के एक ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलते हैं। क्या समझे आप समझे बच्चों? आप समझे कि हमारे बॉडी में वो बहुत सारे ऑर्गन्स जिनके अंदर डाइजेशन का काम होता हो, वो बहुत सारे अंग जिनके अंदर पाचन का काम होता हो, ठीक है, जिनके अंदर पाचन का काम होता हो, उन सारे के सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है। उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को आप डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आपके मन में एक थॉट आया है कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि हमने खाना खाया। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था ह्यूमन न्यूट्रिशन। कहने का मतलब हमने ये पढ़ा कि हमने खाया क्या क्या। भाई हमने क्या क्या खाया था? हमने कार्बोहाइड्रेट, हमने प्रोटीन, हमने फैट, हमने मिनरल्स, हमने विटामिन खाया था। शिव कुमार बीएमआई सिर्फ आप मीटर में होते हैं, हाइट आपकी मीटर में ली जाती है, उसमें सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अलग अलग मशीन्स आती हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। तो इतना आप वो मत होइए ना। चलिए, तो कहने का मतलब मैम आज तक हमने पढ़ा कि भैया क्या क्या हमने खाया था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि उस खाने से हमें एनर्जी कैसे मिली। देखिए डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में कि भाई मुझे ये बताओ कि हम डाइजेशन क्यों करवाते हैं, आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे क्या बताओगे कि मैम हम बहुत सारा खाना खाते हैं। आपने खाना खाया और मैंने आपको बताया है खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? हमारी सेल्स के पास होनी चाहिए, हमारी कोशिकाओं के पास होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो सेल्स से। तो हमारा शरीर काम करता है। मैं बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा के लिए हम क्या खाते हैं? खाना। अब खाना क्या क्या खाया? ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब बात आती है कि उस खाने से एनर्जी मिलती कैसी है। तो बच्चों आप एक पॉइंट याद रखना, मैंने खाया राइस, मैंने खाया रोटी, मैंने खाया चपाती, मैंने खाई फ्रूट्स, मैंने पिया जूस, बट मैं इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स खाती हूँ। मैंने इतना बड़ा टुकड़ा खाया रोटी का, मैंने चावल खाया, मैंने मिठाई खाया, मैंने इतना बड़ा गुलाब जामुन खाया, ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। कहने का मतलब मैं खाती हूँ कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड खाती हूँ बच्चों? मैं खाती हूँ कॉम्प्लेक्स फूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जटिल भोजन। जटिल भोजन का मतलब है बच्चों मैंने क्या खाया? मैंने लार्ज पार्टिकल्स खाए फूड के, मैंने लार्ज फूड खाया। जबकि मैम आप दूसरी साइड में क्या बोल रही हो? हमें एनर्जी किस में होनी चाहिए? हमारी कोशिकाओं के पास एनर्जी होनी चाहिए। क्या आपने कभी सेल देखा है? आप बोलोगे हमने सेल नहीं देखा, क्योंकि सेल को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो सेल्स को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। तो मैम इन सेल्स के पास एनर्जी कहाँ से आती है? हम तो इतना बड़ा बड़ा खाना खा रहे हैं जबकि हमारी सेल्स इतनी छोटी हैं। तो बच्चों आप इस खाने को तोड़ो, आप इस खाने का ब्रेकडाउन करवाओ, इसको इतना तोड़ो कि वो एकदम छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि वो किसके पास चला जाए? सेल्स के पास। और सेल्स हमें उससे क्या दें? एनर्जी। और उस एनर्जी से हमारा बॉडी क्या करे? काम करे। कुछ समझ में आया आपको? मैंने सुना, ठीक है, मैंने क्या सुना, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया
व्हाट इज चपाती? चपाती रोटी। अनिल तुम चपाती नहीं समझते हैं? चलो यार तुम कमेंट मत करो, पहले ध्यान से सुनो, ठीक है? बाद में बात करना है, पीडीएफ वीडीएफ सब डली हुई है, ठीक है? देखो मैंने बोला कि हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, या मैंने बोल दिया कि हम खाते हैं लार्ज फूड। और हमने जो खाना खाया है वो लार्ज पार्टिकल्स में खाया है, जबकि हमारे बॉडी में खाना जाता है हमारी सेल्स में, और सेल्स बहुत छोटी होती हैं। तो आपको क्या करना का होता है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना होता है किसमें? इजी फूड में, सरल खाने में। या आपने जो बड़ा बड़ा फूड खाया है उसको, लार्ज फूड को आपको किस में कन्वर्ट करना होता है? स्मॉल फूड के पार्टिकल्स में। भोजन के बड़े बड़े अणु, आपने खाए इतने बड़े 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 मॉलिक्यूल्स, जबकि हमें क्या चाहिए? इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में कन्वर्ट होता है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना, कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। और जो जो ऑर्गन्स इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, उन ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना हुआ, और ऑर्गन्स का ग्रुप सिस्टम, और जो डाइजेशन करवाता है वो कौन सा सिस्टम? वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कॉम्प्लेक्स का मतलब है लार्ज पार्टिकल्स फूड के, और इन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप पाचन या डाइजेशन बोलते हैं। और जो जो ऑर्गन, जो जो अंग इसमें इन्वॉल्व रहता है, उसको बच्चों आप क्या बोलते हैं? उनको डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपके माइंड में एक सिनेरियो क्लियर हो गया कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। कहने का मतलब आज हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन ऑर्गन्स में भोजन का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का मतलब है तोड़ फोड़ होना। ब्रेकडाउन का मतलब दूसरी लैंग्वेज में है डाइजेशन होना। कहने का मतलब हम आज क्या पढ़ेंगे? हम उन ऑर्गन्स का एक ग्रुप पढ़ेंगे जहां पर खाना जाता है, और उस खाने का क्या होता है? डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद हमें उस खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये तो बात हुई मैम डाइजेशन की परिभाषा की। अगर परिभाषा बोलूं तो क्या बताओगे? भोजन के जटिल अणुओं का भोजन के सरल अणुओं में टूटना भोजन का पाचन कहलाता है। और जो जो अंग, जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उन ऑर्गन्स का ग्रुप डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया कि डाइजेशन होता क्या है। दूसरा, आपके माइंड में एक थॉट आई होगी बच्चों कि भाई ये डाइजेशन करवाता कौन है? इस रिएक्शन में कन्वर्ट कौन करता है? तो आपने क्या एक टर्म पढ़ा है? एंजाइम। कभी आपने पढ़े हैं एंजाइम? एक टर्म पढ़ा है कभी? तो जरा सुनिएगा ध्यान से। जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करते हैं। वो भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। अब बात ये आती है ये एंजाइम्स क्या होते हैं और ये एंजाइम कौन बनाता है? तो बच्चों इस चीज़ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ आओ बोर्ड पे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। आपने एक टर्म पढ़ा होगा ग्लैंड्स। सबने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। पढ़ा है कभी ग्लैंड्स? जैसे आप बहुत बार बुक्स में पढ़ते हैं, एक लाइन लिखा हुआ होता है कि क्या, एक लाइन लिखा हुआ होता है हु इज़ द किचन ऑफ सेल्स। आप क्यों आगे चल रहे हो? मैं सब पढ़ाऊंगी, आप लोगों में पेशेंस नहीं है। मैंने कहा था ऑनलाइन क्लास के सिर्फ 2 रूल है। रूल नंबर 1, आपको टीचर पे ट्रस्ट करना आना चाहिए। रूल नंबर 2, आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों में आप लैग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास कभी ज्वाइन ही मत करिए। मुझे थोड़ा सा रुकिए, मैं अपना स्वेटर रिमूव कर दूँ, मुझे गर्मी लग रही है। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ग्लैंड्स, एक नया टर्म सुनाया है मैंने, ग्लैंड्स। आप बुक्स में, मेरी क्लास में सिर्फ आपको 2 चीज़ लेने की रिक्वायरमेंट है। पहला पेशेंस, और दूसरा आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे मेरे पे, तभी जाकर आप बायोलॉजी अच्छे से और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाओगे। ध्यान से रखिए, ये सब पढ़ाऊंगी मैं। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन मैं डाउट क्लास लूंगी, तब आप में से पूछिएगा कि मैम ये डाउट हमारे मन में आया है। पहले ध्यान से पढ़ दिए बस, ठीक है? देखो, आपने एक टर्म सुना होगा ग्लैंड्स। अब
बहुत बार बुक्स में पढ़ते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सुना होगा आपने बहुत बार। लीवर एक ऑर्गन है। मैम आपने तो यार लवेश कुमार, राजेंद्र कुमार, आप क्या बोल रहे हैं यार इतना कि केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्यों आप दिमाग खराब करते हैं यार तुम लोग? इस बैच में बहुत बदतमीज बच्चे हैं। यार कितने कमेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास होगी? बता दिया मैं केमिस्ट्री क्लास इस चैप्टर के बाद करवाऊंगी। क्या आप क्लास नहीं देखते हैं क्या? 4 क्लास हुई हैं, चारों क्लास में डेली बोला है कि केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। मुझे पता है मुझे कब पढ़ाना है। तुम लोग यार फिर कमेंट कर रहे हो। चुपचाप पढ़ लो, और जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो बोलोगे बायो कब पढ़ाते हो आप? मैं ब्लॉक करवा दूंगी नंबर। यहां पे मेरे से रोज रोज क्वेश्चन मत पुट अप किया करो। ठीक है, चलिए। अब एक बच्चा यहाँ पे राजवेंद्र कुमार पूछ रहा है मैम ब्लड धमनी से होता हुआ जाता है फेफड़े से। तो भाई मैंने जब ब्लड पढ़ाऊंगी तभी तो बता पाऊंगी। मैं जब ब्लड पढ़ाऊंगी तभी तो पढ़ा पाऊंगी आपका ये चीज। क्यों आप क्लास का टाइम वेस्ट करते हैं यार? कह दिया आपके पास 2 चीज होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास अगर आपने ज्वाइन किया है। पहला, आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, आप में पेशेंस होना चाहिए। चलो भैया कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, मुझे मत दिखाओ। मुझे इस बैच में कभी कमेंट ऑन मत करना, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। ठीक है, चलिए। मैंने आज तक आपको पता है आपका साइंस स्पेशल 6 नंबर बैच है, जीएस स्पेशल 7 नंबर बैच है। पहले भी बहुत सारे बैच पढ़ाए हैं, उनमें भी बहुत सारे बच्चे आए होंगे, बहुत सारे बच्चे आए होंगे। तो उन सब ने पढ़ा है, आप कोई नए बच्चे नहीं हैं। हमें पता है आप पहली बार ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, पर मैं पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ। पिछले 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन क्लास में, और ऑफलाइन में पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ। मुझे पता है कैसे क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ करके शांत रहिए। जब हमने बोला है कि 2.5 से 3 महीने में आपका सिलेबस कवर होगा, तो होगा मतलब होगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, देखिए आपने एक टर्म सुना होगा ग्लैंड्स, ग्रंथियां। और मैं रोज रोज इस क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगी कि कब क्लास होगी, मैं लाइव हूं नहीं हूं, मेरा नाम ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कल भी बोला था 10 मिनट खराब किए थे, आज भी मैं 10 मिनट अपना खराब कर रही हूँ। एक मिनट मेरा कीमती है, क्योंकि 1 मिनट में पता नहीं कौन सा मैं एक लाइन बोल दूँ और वही लाइन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत बात कीजिए यार। रोज़ रोज़ मत पूछिए केमिस्ट्री कब चलेगा, मैं लाइव हूँ, मेरा नाम ले लो। क्योंकि ना टीचर के सामने, मेरे सामने इतना बड़ा टीवी लगा है, तो मेरा ध्यान तो वहीं जाएगा। जब वहाँ जाएगा तो आप लोगों के ऐसे कमेंट देखूंगी तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ यार। ठीक है, अब मत, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप फालतू के कमेंट ना करें। मुझे पढ़ाना है यार केमिस्ट्री में, अपने आप पढ़ाऊंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप मुझे पता है कब पढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं मैंने ये बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ाऊंगी ना केमिस्ट्री, मुझे अपने आप पता है कैसे पढ़ाना है। तुम कोई पहले बैच के स्टूडेंट हो गए जिसमें मुझे पता नहीं है कैसे पढ़ाऊँ, मुझे सीक्वेंस नहीं पता है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे आओ। देखिए, तो मैंने बोला कि आपने एक टर्म सुना है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। भाई मैम, लीवर तो एक ऑर्गन होता है, लीवर एक अंग होता है, तो आपने लीवर को ग्लैंड क्यों बोला है? हमारा एक कान है, क्या आप कान को ग्रंथि बोल सकते हैं? ठीक है, क्या आप ये कान को ग्रंथि बोल सकते हैं? या आप इस कान को, आप नाक को ग्लैंड बोल सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं बोल सकते। ध्यान से सुनो, ग्लैंड्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने बोला है कि जब बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। बहुत सारे टिश्यूज का एक ग्रुप बनता है तो क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन बनता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे उत्तक होते हैं? मैम बिल्कुल कह सकती हैं आप। टिश्यूज का ग्रुप ही एक ऑर्गन कहलाता है? मैम बिल्कुल कह सकती हैं। अब मेरा एक सेंटेंस ध्यान से सुनो। ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में कोई केमिकल चीज सिक्रीट करते हों, कोई रसायन बनाते हों, कोई केमिकल चीज बनाते हों, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में कोई केमिकल चीज बनाते हों। अब वो केमिकल चीज क्या हो सकता है? सुनिएगा ध्यान से। वो केमिकल चीज 3 चीज हो सकती है। या तो होगा वो जूस, जूस का मतलब है यहाँ पे रस, पीने वाला जूस बिल्कुल नहीं है, ये जूस होता है डाइजेशन करवाने वाला। ठीक है, दूसरा आप सुनेंगे कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल चीज सिक्रीट करता हो, जो कोई रसायन बनाता हो, और रसायन जूस की फॉर्म में हो सकता है, या वो एंजाइम की फॉर्म में हो सकता है, या वो एंजाइम की फॉर्म में हो सकता है, और या वो किसकी फॉर्म में हो सकता है? हार्मोन की फॉर्म में हो सकता है, हार्मोन की फॉर्म में हो सकता है। आपने तीनों नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं आज आपको वाकिफ कर दूं तीनों नामों से। जूस क्या होते हैं? जूस
जूस एक ऐसा लिक्विड चीज है जिस जूस के अंदर या तो आयंस होंगे या इस जूस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम और जूस दोनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन की तोड़ फोड़ करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइजेशन। तो क्या मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि जूस और एंजाइम क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं? मैम आप बिल्कुल बोल सकती हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं, हमारे बॉडी का वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। आगे पढ़ोगे मैं आपको बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्या बोला, बहुत सारी सेल्स जुड़ती तो बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप एक ऑर्गन कहलाता है। और ऐसा कोई ऑर्गन जो कोई रसायन बनाए, जो कोई केमिकल चीज बनाए, वो केमिकल चीज या तो हार्मोन हो या एंजाइम हो या जूस हो, इन तीनों चीज में से अगर एक भी चीज कोई भी ऑर्गन बनाता है, उसको ऑर्गन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट उसके साथ साथ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ग्लैंड, उसको ग्लैंड्स, ग्रंथियां भी बोलेंगे। तो हमारे सामने ग्लैंड्स की क्या परिभाषा निकल के आई, हमारे सामने ग्लैंड्स की परिभाषा निकल के आई कि ऐसा कोई ऑर्गन मैम जो कोई केमिकल चीज सिक्रीट करे। केमिकल चीज किस किस फॉर्म में हो सकती है, वो केमिकल चीज जूस हो सकता है, वो एंजाइम हो सकता है, वो हार्मोन हो सकता है। इन तीनों चीज में से अगर एक भी चीज कोई ऑर्गन बनाता है तो वो ऑर्गन नहीं, वो ग्रंथि कहलाता है। लीवर एक जूस बनाता है, बाइल जूस, इसलिए लीवर को हम क्या बोलते हैं, लीवर को ग्रंथि बोलते हैं। यस, स्किन भी ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो आप मेरा बात। जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को साइंस की लैंग्वेज में नाम दिया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कैसी ग्लैंड्स बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि। नहीं समझ में आया, फिर सुनो। ऐसा कोई ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बनाए उसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हो। बही का मतलब होता है बच्चों बाहर, श्रावी का मतलब श्राव, बाहर बनाया। देखो एक कोई ए नाम की ग्रंथि है, उस ए नाम की ग्रंथि ने या तो जूस बनाया या एंजाइम बनाया, बनाया ए ने, इसने निकाल दिया बाहर, ये ए क्या कहलाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। ऐसी कोई ग्लैंड बच्चों जो हार्मोन बनाए वो कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में कहलाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंदर ही बनाया अंदर ही निकाल दिया, अंदर ही बनाया अंदर ही निकाल दिया। एक ए नाम की ग्रंथि है, इसने कोई हार्मोन बनाया, बनाया भी इसी ने, रखा भी इसी ने अपने पास, वो क्या कहलाएगी, वो एंडोक्राइन। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, जो तीनों ही चीज बना दे, जो जूस भी बनाए, जो एंजाइम भी बनाए, जो हार्मोन भी बनाए, जो तीनों चीज बना सकती है, वो साइंस में कहलाती है मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों, मिश्रित ग्रंथि। और इस साल यूपीपीसीएस के एग्जाम में एंड बिहार एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, उसका नाम होता है बच्चों पैनक्रियास। याद रखिएगा, हमारे बॉडी में अग्नाशय से ऐसी ग्रंथि है जो जूस भी बना सकती है, जो एंजाइम भी बना सकती है, जो हार्मोन भी बना सकती है। सिर्फ एक ही है, इसीलिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। अब सुनो, मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ, लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला कोई भी टिश्यूज़ का ऐसा ग्रुप जिसको आप ऑर्गन बोलते हैं, जो कोई केमिकल चीज़ सिक्रीट करे, उसको आप ग्रंथि बोलोगे। वो केमिकल चीज़, वो रसायन चीज़ या तो होगी जूस या होगा एंजाइम या होगा हार्मोन। अगर जूस और एंजाइम जो होते हैं वो भोजन की तोड़ फोड़ करवाते हैं, और तोड़ फोड़ को ही डाइजेशन बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेज में याद रखिएगा, जो जूस और एंजाइम होते हैं वो फूड का डाइजेशन करवाते हैं, और जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ऐसी ग्रंथियाँ जो जूस एंजाइम बनाए वो एक्सोक्राइन, जो हार्मोन बनाए वो एंडोक्राइन, जो तीनों चीज बना दे वो मिक्स्ड, और एक ही मिक्स्ड होती है, दैट इज पैनक्रियास। अब मैंने ये बोला आपसे
कि मैं कौन सा सिस्टम पढ़ा रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैंने पूछा कि मुझे बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी ग्रंथियाँ काम में आती हैं। आपका आंसर होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथि। क्यों लिखा बच्चों यहाँ पर एक्सोक्राइन? क्योंकि मैम डाइजेशन कौन करवाता है? जूस और एंजाइम। तो आप ये कहना चाह रही हैं मैम कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी पढ़ेंगे जो जूस और एंजाइम बनाती हैं। यस, यही आपका चैप्टर है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा, 1 मिनट का टाइम दो। कैसे समझ में आएगा? तो अभी जस्ट समझो। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ। जब ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपको सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इस सिस्टम के साथ डील करनी है, कैसे इस सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर आप लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या लिखेंगे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक साइड आप लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या लिखोगे बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? वो पूरा का पूरा पाइप जिसके अंदर खाना जाता है। कैसे मैम? हम नहीं समझे। हमने सबसे पहले खाना कहाँ खाया? माउथ में, मुंह में। फिर खाना कहाँ जाता है? हमारे फूड पाइप में। फिर खाना कहाँ जाता है? पेट में। फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो इतने सारे ऑर्गन्स जिनके अंदर खाना जाता है उन सारे के सारे ऑर्गन्स का एक कैनाल बना हुआ है, एक पाइप बना हुआ है पूरा का पूरा। उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? उसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है मैम वो पूरा का पूरा एक पाइप जिसके अंदर खाना जाता है। जैसे मैं बोलूं एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से आप खाना खाते हैं। अब आप खाना कहाँ से खाया आपने? आपने सबसे पहले खाना किस में खाया? माउथ में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल किससे स्टार्ट हुई? माउथ से। समझ में आया कुछ? यहाँ आओ। मैंने बोला दूसरी साइड हम क्या पढ़ेंगे। दूसरी साइड यहाँ पर तो खाना जा रहा है। दूसरी बात, खाने का डाइजेशन करवाता कौन है? एंजाइम। एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इधर की साइड हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, या बच्चों आप इनको कॉमन लैंग्वेज में डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करके भी आप टर्म दे सकते हैं। इधर की साइड वो सारे ऑर्गन्स जिनमें खाना जाता है, इधर की साइड वो सारे ऑर्गन्स जो ग्रंथियों की तरह काम करते हैं, जो खाने को पचाते हैं। बस यही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैंने लिखा माउथ, सबसे पहला खाना कहाँ खाया? मुंह में। मुंह में क्या क्या होते हैं? पहले होते हैं दांत, दूसरे होते हैं जीभ। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तब आपका माउथ कंप्लीट होगा। अब मुंह में जो ग्लैंड है वो एंजाइम बनाती है। एंजाइम बनाने वाली क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन। तो माउथ में जो ग्लैंड है वो इसके सामने लिख दो। माउथ में जो ग्लैंड है बच्चों, दैट इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड। लारिये ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लारिये ग्रंथि। दूसरी साइड आओ बच्चों। माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में। कहाँ जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में ईसोफेगस कहा जाता है। हिंदी में भोजन नलिका। कौन सी नलिका? जिसमें भोजन आता है। कहाँ से आया? माउथ से। कहाँ गया? पेट में। पेट बोले तो स्टमक। तो तीसरा किस में आता है? ठीक है, हाँ। तो तीसरा किस में आता है? पेट। पेट को साइंस में अमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, या जठर बोलते हैं, या उदर बोलते हैं। किसी भी नाम से आए आपको तो याद करना है। अब पेट में जो ग्रंथि होती है बच्चों, वो यहाँ पर पेट में जो ग्लैंड होती हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। कौन सी ग्रंथियाँ? अमाशय ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ बच्चों? अमाशय ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, पेट के
बाद खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलोगे इसे? छोटी आंत। छोटी आंत के सामने आपको दो ग्लैंड्स लिखनी है। नंबर 1 पे लिखेंगे लीवर, यकृत। नंबर 2 पे लिखेंगे पैनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। अब छोटी आंत के बाद खाना कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। 5 नंबर पे क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। मैं आपको बता दूं, बड़ी आंत में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। बड़ी आंत के बाद जो वेस्ट फूड बनता है वो एनस के द्वारा आप रिमूव कर देते हैं। एनस को हिंदी में गुद्दा लिखा जाता है। देखो, माउथ से लेकर ये पाइप कहाँ खत्म हुआ है? एनस। तो माउथ से एनस तक के पाइप को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इधर हमने क्या क्या लिखा? नंबर 1 पे सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 3 पे लीवर, नंबर 4 पे पैनक्रियास। ये चारों क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जब मैं ये और ये पढ़ा दूंगी तब आपका चैप्टर खत्म। तब आपका चैप्टर खत्म पूरा। ठीक है, याद रख लेंगे, तब आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा खत्म। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। आप बताओगे कौन कौन से प्रोसेस में? एक साइड मैम जहाँ पर खाना जाता है, दूसरे साइड्स मैम जहाँ पर खाना पचाते हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनना। माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट की आपसे पूछे लेंथ कितनी होती है? कहने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है बच्चों 9 मीटर, ऑलमोस्ट 30 फीट के बराबर होती है। 9 मीटर, मीटर 9 मीटर की होती है। और 30 फीट में लोगे तो 30 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें सब पढ़ना है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना कि माउथ में कौन सी ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम क्या होते हैं, कौन सा एंजाइम होता है, फिर पेट में कौन से फूड का डाइजेशन होता है, छोटी आंत में किसका होता है, बड़ी आंत में किसका होता है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, ये सब आपको। हाँ, 30 या 33 फीट लंबी होती है। 9 से लेकर 9.2 मीटर की भी आप मान सकते हैं, 9.2 मीटर की भी मान सकते हैं आप, तो भी सही है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ बच्चों को बिल्कुल ही अगर क्लियर नहीं हुआ है कि भाई चल क्या रहा है, तो सुनो ध्यान से क्या चल रहा है। हमारा चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग मैम ने बताया कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना डाइजेशन कहलाता है। अब मैम बड़े का मतलब क्या है? एक बच्चा पूछ भी रहा था, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फूड। तो बच्चों अब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। अब बड़े का मतलब क्या है और छोटे का मतलब क्या है? सबसे पहला आपने खाया कार्बोहाइड्रेट। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, पढ़ा चुकी हूँ सारा, है ना। आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में बोलते हैं शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हैं वो सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं आप, और कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं ग्लूकोज में, देन स्टोर हो जाती हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दूसरा आपने खाया बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में जाकर या तो आप लिखो पेप्टाइड्स में या वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और देन वो और छोटा हो जाता है अमीनो एसिड। सब पढ़ा चुकी हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊँ। तीसरा हम खाते हैं फैट, और फैट किससे मिलकर बनी हुई होती हैं? फैटी एसिड। किस में टूटेगा फैट? वसीय अम्ल में। और फिर वो और ज़्यादा छोटा टूटे तो किसकी फॉर्म में? ग्लिसरॉल की फॉर्म में। तो क्या मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना। हमने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या खाया? प्रोटीन। हमने क्या खाया? फैट। ये क्या है तीनों? ये तीनों हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड? कॉम्प्लेक्स। बहुत बड़े बड़े। हमें एनर्जी या तो ये 3 देंगे बच्चों, या ये 3 देंगे। तो इन तीनों का
इन तीनों में या इन तीनों में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, क्या कहलाता है? डाइजेशन। कन्वर्ट करवाता कौन है? एंजाइम। तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ कि जो डाइजेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन है? कैसे बच्चों? यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस ए मान लो, दो नाम के आपके क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं। कार्बोहाइड्रेट था, बन किस में रहा है? ग्लूकोज में। ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पर बन गया मान लो सी प्लस डी, और इस रासायनिक अभिक्रिया को उत्तेजित कर रहा है या इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है कौन? एंजाइम। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ एंजाइम यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम भोजन को तोड़ने में सहायक होते हैं, इसलिए एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। एंजाइम एज ए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। ठीक है अनिल कुमार, अगर आपकी न्यू क्लास है तो आप पीछे का जाकर देख लीजिए। ठीक है, पीछे का जाकर देखिए क्लास, आपका न्यू एडमिशन है तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस देखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अनिल कुमार का क्वेश्चन है कि मैम वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? वाटर पहले से ही छोटा होता है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। वाटर से डायरेक्टली थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है। पहले की क्लास देखोगे सब समझ में आएगा। तो यही हमें पढ़ना है कि ये तीन इन तीनों में कैसे बदले। तो सबसे पहला क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ। भोजन के पाचन की शुरुआत या पाचन तंत्र की शुरुआत किससे होती है? माउथ से होती है, मुख से होती है। बिल्कुल लिख सकती हैं आप मैम। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आप लिखेंगे माउथ। तो अगर मैं बोलूं कि भोजन के पाचन की शुरुआत किससे होती है तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? आप बताएंगे भोजन के पाचन की शुरुआत किससे होती है? तो भोजन के पाचन की शुरुआत किससे होती है बच्चों? माउथ से होती है। ठीक है, चलिए अब माउथ में कौन से ऑर्गन है बच्चों? दो ऑर्गन हैं। देखो माउथ को आप ना बायो में 3-4 नाम से पढ़ोगे। यहाँ पे आप इसको माउथ बोलिए बच्चों, आप इसको माउथ कैविटी बोलिए, मुख गुहा। देखो आप आ करो, आ करोगे तो बीच में ये जो पार्ट आ किया मैंने, तो बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? तो उसको क्या कहलाता है? ये कहलाता है माउथ कैविटी। या आप इसको बोल सकते हैं ओरल कैविटी, या आप इसको बोल सकते हैं बकल कैविटी, जिससे आप बकबक करते हैं ना। सारे ही नाम किसके हैं बच्चों? सारे ही नाम माउथ के हैं। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय, इतने सारे ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन सही कर देना। ठीक है बच्चों, चलो अब माउथ में कौन कौन से ऑर्गन हैं? दो। कौन कौन सा बच्चा? दांत और टंग। तो दांत कैसे डाइजेशन में काम आते हैं, टंग का काम क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत। आप जो दांत निकाल रहे हैं ना, उन दांतों के बारे में पढ़ना है। चलो सबसे पहले टीथ। मैंने बताया है, एक बात याद रखिएगा। अच्छा, हाँ तो मिलिए।
चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है आपका टीथ, हमें पढ़ना है टीथ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप टीथ के बारे में स्टडी करते हैं, आप बताओगे स्टडी ऑफ टीथ इज नॉन एज ओडेंटोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप दांतों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। ओ यहाँ साइलेंट रहता है, जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसको डेंटोलॉजी नाम से प्रोनाउंस करते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है बच्चों, जो डॉक्टर होते हैं उनको आप डेंटिस्ट या फिर ओ डेंटिस्ट के नाम से बोल सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि हमारे दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 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 यहाँ पर क्लियर होंगे। देखो कैसे क्लियर होंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं कि हमारे दांतों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, हमारे दांतों के बारे में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रही हूँ। हमारे दांत सबसे पहले होते हैं डाइफाइडोंट। कैसे होते हैं? डाइफाइडोंट होते हैं। और डाइफाइडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है? आपसे पूछे ह्यूमन के टीथ का एक करेक्टर बताओ, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ह्यूमन के टीथ जो होते हैं, मानव के जो दांत होते हैं, वो डाइफाइडोंट, या आप इसको डाइफाइकोडोंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। डाइफाइको डोंट, द्विबार दंती। द्वि का मतलब होता है दो, बार का मतलब बार, दंती का मतलब दंती। कहने का मतलब है हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बार जब आप बच्चे थे तो आपको दूध के दांत आए थे, उसके बाद वो दूध के दांत आपके टूट गए थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए तो जो दांत टूटे थे वहीं से वापस आपके नए दांत आ चुके होते हैं। तो हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उनको आप बोलते हो टेम्परेरी टीथ, मतलब कुछ टाइम के बाद टूट जाएंगे, अस्थायी दांत हैं जो टेम्परेरी हैं। और दूसरे उसके बाद जो आते हैं उनको आप बोलते हैं परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं, दूध के दांत जो टूट गए, परमानेंट दांत जो आप परमानेंट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि टेम्परेरी टीथ आपको कितने आए थे? 20। मतलब दूध के दांत कितने आए थे? दूध के दांत मिल्क टीथ 20 आए थे। जब आप बच्चे थे आप में 20 दांत आए, फिर आपके 20 दांत टूट गए बच्चों, टूट गए वो, फिर आपको 20 दांत वापस आए। और परमानेंट टीथ आपके होते हैं 32। तो आप जरा बताइएगा कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं? अगर आपसे पूछे कितने दांत हमें 2 बार आते हैं, आप बताओगे 20। कितने दांत हमें एक बारी में आते हैं, तो आप बताओगे 32 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो कितने बचे? 12। 12 दांत हमें जीवन में एक बार आते हैं, 20 दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं। क्या मैं आपको इतना सही बता रही हूँ? ठीक है, क्या आप सही से समझ पा रहे हैं? मैंने बोला हमारे दांतों का पहला कैरेक्टर होता है डाइफाइडोंट या डाइफाइकोडोंट। कहने का मतलब है हमें 2 टाइप से दांत आते हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। 20 दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं, 32 जो परमानेंट होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल दांत आते नहीं हैं, बाद में बनाए जाते हैं। अगर टूट जाता है आपका तो कभी बनाया जाता है। तो हमारे दांतों का सबसे पहला कैरेक्टर हो गया क्या? उसका लक्षण, सबसे पहला लक्षण वो डाइफाइडोंट होते हैं। चलो दूसरा देखो यहाँ पर। दूसरा हमारे दांत जो होते हैं बच्चों वो थीकोडोंट होते हैं। वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है गृतदंती। गृतदंती, गृत का मतलब होता है धसा हुआ, दांत का मतलब दांत। आप देखते होंगे हमारे दांत ऐसे एक प्रॉपर एक सॉकेट सा बने हुए हैं। हमारे दांतों के मसूड़ों के नीचे ऐसे प्रॉपर एक सॉकेट बना हुआ है। ये मसूड़ों के ऊपर ऐसे आपके ये मसूड़े हैं, ऊपर वाले दांत का मान लो, इसके अंदर प्रॉपर ऐसा आपका एक सॉकेट बना हुआ है। और ये दांत किसके अंदर हैं? सॉकेट्स के अंदर हैं। तो ऐसा कैरेक्टर कहलाता है थीकोडंटी, थीकोडोंट। कहने का मतलब है हमारे दांत प्रॉपर एक सॉकेट के अंदर फिक्स हैं, धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। तो हमारे दांतों का दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया कि ह्यूमन टीथ्स आर डायोफोडेंट एंड ह्यूमन टीथ्स आर थीकोडोंट। प्रॉपर अपने एक किसके अंदर,
एक सॉकेट के अंदर धसे हुए हैं और यही क्वालिटी थीकोडोंट कहलाती है, गृतदंती कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारे दांतों की 3 नंबर पे क्वालिटी होती है बच्चों, वो क्या होती है कि हमारे जो दांत होते हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं। हमारे दांत क्या होते हैं बच्चों? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती, बहुत सारे प्रकार के दांत होते हैं। हमें हमारे दांतों के प्रकार होते हैं, आप ऐसा लिख लो, मतलब 4 टाइप्स ऑफ टीथ, आप ऐसे लिख सकते हैं। हमारे दांत 4 टाइप के होते हैं। ऐसे जानवर, हमारे दांत जो हैं उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग साइज है, अलग अलग टाइप हैं। ये कैरेक्टर कहलाता है हेटेरोडोंट। कुछ जानवर होते हैं जिनके दांत एक जैसे होते हैं, होमोडोंट। जैसे मैं आपको बताऊं, सांप, सांप के दांत एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारे दांत अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग उनका आकार है। तो हमारे दांत कैसे कहलाए? हेटेरोडोंट कहलाए। कैसे? हेटेरोडोंट, विषम दंती। तो हमारे दांतों के 3 गुण हैं बच्चों। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक बार टेम्परेरी, एक बार परमानेंट। टेम्परेरी 20 आए, परमानेंट 32 आए। 20 दांत 2 बार, 12 दांत 1 बार, दोनों को जोड़ोगे 32। हमारे दांत थीकोडोंट होते हैं, वो मसूड़ों के अंदर, सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं, तो ये थीकोडोंट कहलाते हैं। हमारे दांत 4 टाइप के होते हैं, अलग अलग साइज, अलग अलग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहाँ का रूल है मैम? बिना इन्फॉर्म किए क्लास लाइव है। नवीन कुमार शर्मा, 2 से 4 जब टाइमिंग है तो इसी टाइमिंग पे आपकी क्लास होगी। इसमें रूल है या नहीं है, उसमें क्या है? आप आकर देखिए, 2 बजे आपकी क्लास होगी। और नोटिफिकेशन कभी कभी आता है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में है तो आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा आपके पास। तो आप ये मत बोलिए कि ये कहाँ का रूल है बच्चों। 2 से 4 आपकी क्लास होती है, इसका मतलब होती है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे दांतों के 3 कैरेक्टर बच्चों, ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि मैम आपने एक पॉइंट लिखा कि हमें कितने टाइप के दांत होते हैं? 4 टाइप के। तो ये कौन कौन से हैं 4 टाइप के दांत? ये हमें अब पढ़ना है। ये 4 टाइप के दांत होते कौन कौन से हैं? तो लिखिए जरा, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। चलिए लिखिएगा, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 पे आते हैं इंसीजर। इंसीजर, हिंदी में इसको बोलते हैं कृतक। नंबर 2 पे आते हैं केनाइन। कौन से आते हैं? केनाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं रद्दनक। नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 3 पे आते हैं प्रीमोलर, हिंदी में इनको बोलते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और नंबर 4 पे आते हैं मोलर। मोलर, हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। चवर्णक। दांत कितने टाइप के हुए बच्चों? 4। नंबर 1 पे इंसिजर, नंबर 2 पे कैनाइन, नंबर 3 पे प्रीमोलर, नंबर 4 पे मोलर। अब सुनो, इंसिजर कौन से होते हैं? प्लीज़ मैनेजमेंट अनिल कुमार को यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए। अनिल कुमार को ब्लॉक कर दीजिए, इनका अमाउंट रिफंड कर दीजिए। जितना भी इनका अमाउंट इनका बैच का आया है उतना रिफंड कर दीजिए। ओके अनिल कुमार, थैंक यू सो मच। आपकी सर्विसेज टाइम्स कोचिंग में ख़त्म होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार कहीं से भी लाइव क्लास लेंगे, आप बहुत अच्छे से टीचर का सम्मान करके, टीचर ने जो बोल दिया उसको फॉलो करके आप पढ़ाई करेंगे। प्लीज़ मैनेजमेंट अनिल कुमार उनको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब बात आती है बच्चों, इंसीजर कौन से होते हैं, है ना। इंसीजर कौन से होते हैं? इंसीजर्स को बोलते हैं आप स्माइली टीथ। आप स्माइली टीथ, आप जब स्माइल करते हैं, आपने स्माइल की तो सामने वाले को जो 4 ऊपर के जबड़े के और 4 नीचे के जबड़े के जो दांत दिखते हैं वो इंसीजर होते हैं। इंसीजर कौन से होते हैं? आप बताएंगे स्माइली टीथ। इंसीजर नंबर में कितने होते हैं? आप बताओगे 8 होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं? 8। कैनाइन कितने होते हैं? 4। प्री मोलर कितने होते हैं? 8। एंड मोलर कितने होते हैं? 12। टोटल कितने बन गए बच्चों? 32 दांत बन गए। कितना बोला मैंने? ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं एंड मोलर 12 होते हैं। टोटल करेंगे तो कितने बन जाएंगे?
32 बन जाएंगे। और मैंने यही तो बोला आपको कि हमें परमानेंट कितने दांत आते हैं, 32 आते हैं। अब बात आती है कि मैम इंसीजर्स कौन से होते हैं। तो इंसीजर्स कौन से होते हैं बच्चों, आप बताएंगे। इंसीजर स्माइली टीथ होते हैं। जब आप स्माइल करते हैं, जब मैं स्माइल करूंगी तो मेरे ऊपर के जबड़े के 4 दांत, नीचे के जबड़े के सामने वाले फ्रंट वाले जो दांत हैं वो इंसीजर कहलाते हैं। जैसे आप बच्चे थे तो आप में सबसे पहले इंसीजर आए थे, है ना, जिसको खरगोश के दांत बोलते थे हमने, तो इनको खरगोश के दांत भी बोला जाता है। तो अब बात ये आता है कि इंसीजर्स कौन से होते हैं, कैनाइन कौन से होते हैं, प्रीमोलर कौन से होते हैं, मोलर कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम बना के बताऊं बच्चों तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इसको मैं रफ कर दूं, इनके आगे लिख दूं मैं। देखो बच्चों क्या लिखूं मैं, देखो बोर्ड पे देखो। 8 क्या होते हैं, आय का मतलब इंसीजर। सी क्या होते हैं, कैनाइन रदनक। ए क्या होते हैं, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम का मतलब प्रीमोलर। एंड ये क्या होते हैं, मोलर। ठीक है बच्चों, लिख देंगे। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे होते हैं। ये आपके 2 जबड़े हैं बच्चों, ये ऊपर वाला जबड़ा है बच्चों, ये नीचे वाला जबड़ा है। अगर मैं बात करूं ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत हैं, 16। नीचे वाले में कितने हैं, 16। ऊपर वाले जबड़े का नाम होता है साइंस की लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी जो। कौन सा जबड़ा, मैक्सिलरी। एक बार बोलो कौन सा जबड़ा, मैक्सिलरी। हिंदी में भी सेम नाम होते हैं, ठीक है बच्चों। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, सेम नाम बोलते हैं, मैक्सिलरी जबड़ा ही बोलते हैं इसको, मैक्सिलरी ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नीचे वाले को बोलते हैं इस जबड़े को मैंडिबल जो। कौन सा जो, मैंडिबल जो। मैंडिबल जो, मैक्सिलरी जो। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से सुनो। ऊपर वाले जबड़े को मैक्सिलरी, नीचे वाले को मैंडिबल। ये मेरा मैक्सिलरी है, ये मेरा मैंडिबल है। ऊपर वाले में 16, नीचे वाले में 16। कैसे रहते हैं वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले सबसे सामने जो 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4। नीचे वाले जबड़े की भी 1 2 3 4। ये 4 दांत क्या होते हैं, ये होते हैं आय। ये क्या है मेरा आय। आय का मतलब मैम ने क्या बताया, आय का मतलब मैम ने बताया इंसीजर। कौन से दांत हैं ये मेरे, इंसीजर। हिंदी में कौन से दांत होंगे मेरे, ये कृतक। 4 ऊपर के जबड़े के, 4 नीचे के जबड़े के। जब मैंने स्माइल की तो मेरे इंसीजर आपको दिखे। अब आते हैं कैनाइन, कितने होते हैं, 4। इन 4 को छोड़ दो, यहाँ का 5वां दांत देखो, ऐसे आपको थोड़ा सा नुकीला दिखेगा, ऐसे यहाँ से टच करके देखना, ऐसा का ऐसा यहाँ पर दिखेगा आपको, नुकीला दिखेगा बच्चों। ऐसा का ऐसा आपको यहाँ दिखेगा, नुकीला दांत दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा शार्प टीथ होता है ये, ऐसे का ऐसा यहाँ पर दिखेगा। तो ये नुकीले दांत कितने होते हैं, 4। 1 2 3 4। ये क्या है, कैनाइन। ये भी क्या है, कैनाइन। ये भी क्या है, कैनाइन। ये भी क्या है, कैनाइन। 2 ऊपर के जबड़े के कैनाइन, 2 नीचे के जबड़े के कैनाइन। अब कौन से आएंगे, अब हमें आएंगे प्रीमोलर। अग्र चवर्णक, चवर्णक का मतलब तो चबाने वाले। यहाँ पर प्रीमोलर कितने हैं, 8। 2 यहाँ पर आते हैं। मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे कर दूं ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ये दोनों क्या हैं आपके, ये 2 प्रीमोलर हैं, 2 हैं ये। ठीक है, इसको बीच में ऐसे कर लो, 2 हैं। ऐसा के ऐसा आपको यहाँ पर भी प्रीमोलर आते हैं 2, 1 एंड 2 प्रीमोलर। ये आप नीचे बना लेंगे, ऊपर है जब तो जैसा ही नीचे है। ये दोनों कौन से हैं, प्रीमोलर। 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8 हो गए। प्रीमोलर कितने, 8। अब बच्चों कौन से बचे, 12 मोलर। यहाँ पर आपको सेट में आते हैं मोलर, ये वाले 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही आपको आते हैं 1 2 3। ये कौन से हैं बच्चों, मोलर। मोलर ऐसे ही आप नीचे बना लेंगे। मैंडिबल में सेम है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आगे के जो 4 दांत हैं वो इंसीजर, इंसीजर के दोनों किनारों पे कैनाइन, उसके बाद 2 2 का सेट प्रीमोलर, उसके बाद लास्ट वाले कौन से, मोलर। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सबसे अच्छा। एक क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे थे आप चाइल्ड थे, तो आप में सबसे पहले कौन सा दांत आया था। आप जब बच्चे थे तो आप में सबसे पहला कौन सा दांत आया था। आप सब जानते हैं कि
आप जब बच्चे थे तो हम में सबसे पहले आगे के दांत आए थे, और आगे के दांत कौन से होते हैं बच्चों? आप जानते हैं इंसीजर। तो आप याद रखिएगा, चाइल्ड में सबसे पहले इंसीजर्स आते हैं। इंसीजर्स कम्स फर्स्ट इन चाइल्ड। बच्चे में सबसे पहले खरगोश के दांत आते हैं, और खरगोश के दांत कौन से होते हैं? इंसीजर। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं मैं, सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं? नुकीले मैंने किसको बनाया है? कैनाइन को। कैनाइन को कहा जाता है शार्प टीथ, नुकीले दांत। ठीक है, उसके बाद कैनाइन के बगल में प्रीमोलर, और लास्ट में क्या है बच्चों? मोलर। ठीक है, अब देखो ये आपका दांत का जबड़ों का मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दिया, ICPM। अब बात आती है कि ये दांत काम कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं? तो भाई हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के बारे में, तो ये डाइजेशन ही करवाते होंगे, है ना? तो देखिए कैसे काम करवाते हैं। मैंने नंबर 1 पे लिखा इंसीजर, हिंदी में लिखते हैं कृतक। मैंने 2 नंबर पे लिखा कैनाइन, कैनाइन हिंदी में लिखा मोलर। ठीक है बच्चों, इंसीजर कितने होते हैं? 8। कैनाइन कितने होते हैं? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। कैनाइन कितने होते हैं? 12। कितने हो गए टोटल? 32। इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का काम होता है कटिंग ऑफ फूड, फूड की कटिंग करना। मैंने जैसे ही खाया तो फूड की कटिंग, फूड की कटिंग करने का काम कौन करता है? इंसीजर। ठीक है, तो देखिए इंसिजर क्या काम करता है? कटिंग ऑफ फूड, फूड की कटिंग करता है बच्चों। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फूड की कटिंग की बात कर रहे हैं। कैनाइन क्या करता है? ध्यान से सुनना, कैनाइन क्या करता है? कैनाइन करता है बच्चों टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़। अब चीर फाड़ किसकी होगी यहाँ पे? खाने की होगी बच्चा। या फिर आप लिख सकते हो ये बाइटिंग करने में काम आता है, बाइट करने में ना, बाइटिंग करने में। जैसे आपने रोल खाया, रोल खा रहे हैं आप, तो आप बाइट कौन से दांत से करते हैं? आप करते हैं कैनाइन से। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी बहुत अच्छा सा। आपने देखा होगा शेर, शेर क्या होता है? मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है शेर। शेर क्या खाता है? मांस खाता है, इंसान को भी खा जाता है, चीर फाड़ कर देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे नुकीले दांत कौन से हैं जो चीर फाड़ करने में काम आते हैं? आप बताएंगे कैनाइन। और इन्हीं कैनाइनों से जो मांसाहारी जीव होते हैं, कौन से जीव? जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? वो टीयरिंग करते हैं, भोजन की चीड़ फाड़ करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, वो अपने कौन से प्रकार के दांतों से चीर फाड़ करते हैं? आप क्या बताएंगे? कैनाइन से करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सुनो आप यहाँ पर, प्री मोलर का काम क्या होता है? प्री मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। जैसे आप मिक्सी के अंदर कोई भी चीज़ डाल के मसाला बनाते हैं, है ना, वैसे ये हमारे फूड की ग्राइंडिंग कर देते हैं, पीस देते हैं एकदम छोटा छोटा, है ना। मोलर का काम होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग, मिक्स करना। किसके साथ मिक्सिंग करना? हमारे माउथ में होता है सलाइवा, हमारे माउथ में होता है लार, लार के साथ मिक्सिंग करना। सुनो, इंसीजर ने फूड की कटिंग की, इसने चीर फाड़ करी या बाइट किया, इसने और छोटा पीसा ग्राइंडिंग की, इसने लार के साथ क्या कर दी? मिक्सिंग कर दी। ठीक है, ये आपके दांतों के काम। शेर अपने कौन से दांत, शेर हो गया, चीता हो गया, है ना, ये सब कौन से दांत को उपयोग में लेते हैं? जो मांसाहारी जीव होते हैं वो कौन से दांतों को ज़्यादा काम में लेते हैं? कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन। ठीक है, हम देखो बच्चों, मैं एक आपको बात बताऊं। एक होता है बच्चों कार्निवोरस, मांसाहारी। चलो ये आगे बता देंगे, आगे हम ओमनीवोरस, कार्निवोरस सब बता देंगे आगे, अभी छोड़ो, आप इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आगे बढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारे दांत थे मैम। दांत कैसे थे और कितने टाइप के थे और कैसे काम किया? अब मैम आपने एक चीज़ बोली कि जब हम बच्चे थे तो हम में क्या आए थे? हम में टेम्परेरी टीथ आए थे, या हम में क्या आए थे? हम में दूध के दांत आए थे। दूध के दांत कितने आए थे बच्चों?
20 आए थे, है ना। दूध के दांत कितने आए थे? 20। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई कैसे दूध के दांत में आपने 20 बताया है, तो इस 20 में इंसिजर कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं? क्वेश्चन तो बन सकता है ना। हाँ मैम, बिल्कुल बन सकता है ना। तो कितने हैं मिल्क टीथ? 20। अब आपसे पूछे इस 20 में इंसिजर कितने हैं, आप बताओगे। अच्छा, मिल्क टीथ का मतलब समझ रहे हैं? दूध के दांत। भाई कितने आए थे दूध के दांत? 20 आए थे। तो और इन्हीं दूध के दांत को आप क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, है ना। तो आप टेम्परेरी टीथ लिख दो। मतलब वो दांत जो कुछ टाइम के बाद टूट जाएंगे, वो कितने आए थे? वो 20 आए थे। इस 20 में 8 क्या होते हैं, आप बताओगे? इंसीजर होते हैं। इस 20 में आप बताओगे कि 4 क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं। और इस 20 में आप बताओगे कि 8 4 कितने हो गए? 12। 0 होते हैं इसमें प्री मोलर, इसमें प्री मोलर नहीं होता। और 8 जो बचे वो क्या होते हैं बच्चों? मोलर। नहीं समझ आया? वापस समझो, वापस समझो ध्यान से। मैंने बोला जब आप बच्चे थे तो आप में 20 दूध के दांत आए, 8 आए थे आय, आय का मतलब इंसिजर, इंसिजर का मतलब कृतक, 4 आए थे सी, सी का मतलब कैनाइन, 0 प्री मोलर। कहने का मतलब जब आप बच्चे थे तो आप में कौन सा दांत नहीं आया था? प्री मोलर नहीं आया था। इसीलिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि जो चाइल्ड होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उसमें कौन से प्रकार का दांत नहीं आता? आप क्या बताएंगे? उनमें प्री मोलर नहीं आता। प्री मोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड। बच्चों में कोई भी अग्रचवर्णक दांत या प्री मोलर नहीं पाया जाता। और बच्चों में मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो बच्चे में क्या नहीं है? पीएम नहीं है। बच्चे का प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बच्चे में कोई भी प्री मोलर नहीं है। ठीक है, ये भी आप समझ गए, है ना। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। क्या बताती हूँ? तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप में 32 दांत हैं, आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे नहीं मैम मैंने काउंट किए थे, मेरे तो 28 दांत हैं। कुछ बोलेंगे मेरे में 30 दांत हैं, कुछ बोलेंगे मेरे में 32 दांत हैं। ऐसे बोलोगे आप लोग। ठीक है, देखो, कुछ बोलेंगे 28 हैं, कुछ बोलेंगे 30 हैं, कुछ बोलेंगे 32 हैं मेरे में, कुछ में 32 हो भी सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। मैंने बोला कि इन 32 में से 8 क्या हैं? इंसीजर, 4 क्या हैं? कैनाइन, 8 क्या हैं? प्री मोलर, और 12 क्या हैं? मोलर। अब ध्यान से सुनना, आप में अलग अलग वेरिएशन क्यों आते हैं दांतों के? क्योंकि आपको कुछ आते हैं विजडम टूथ। क्या आते हैं हमें? विजडम टूथ। ये क्या होता है? विजडम टूथ बोलो या विजडम टीथ बोलो, अक्ल के दांत आते हैं आपको, अक्ल के दांत आते हैं हमें, है ना। ये विजडम टूथ कहाँ से आया मैम? अकल के दांत आते हैं। पहली बात तो अकल के दांत कितने आते हैं? आप बोलोगे अकल के दांत हमें 4 आते हैं, 4 आते हैं। ओहो, मैंने एक सेंटेंस गलत बोल दिया यहाँ पे। मैंने बोला कि आप लोगों में कितना? 32। तो आप बताएंगे कुछ लोगों में तो कितने होते हैं? 28। सही तो बोला? 29? हाँ सही बोला मैंने। कुछ लोगों में 28 हैं, कुछ लोगों में 32 हैं भी दांत, कुछ लोगों में 30 भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बोला, कुछ गलत नहीं बोला मैंने। ठीक है, मैं गलत बोल ही नहीं सकती। देखो, मैंने बोला कि विजडम टूथ आपको कितने आते हैं? 4। विजडम टूथ किस प्रकार के दांत होते हैं? आप बोलेंगे विजडम टूथ जो होते हैं वो मोलर प्रकार के दांत हैं। और मोलर का मतलब क्या होता है बच्चों? चवर्णक, चबाने वाले, जो सबसे एंड में आए थे, जो सबसे एंड में आए थे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कुछ हमें ना कुछ विजडम टूथ आते हैं, अकल के दांत आते हैं। अब ये अकल के दांत क्यों बोले जाते हैं? इनको अकल की दांत क्यों बोला? अकल समझते हैं? अकल का माने समझते हैं? विजडम पावर। देखो, इनको आप अकल के दांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो दांत आते हैं वो आपको 20 या 22 साल के बाद आते हैं। आफ्टर 20 या 22 ईयर्स, 20 या 22 साल के बाद आपको आते हैं। और 20 और 22 साल के बाद तो बच्चों आपको अकल आ जानी चाहिए, है ना।
ये दांत आए जब आप बच्चे थे, इन्फेंट थे, तब आप में आ गए बाकी के। और जो 4 मोलर हैं भाई, विजडम टूथ अलग से नहीं आते हैं, इसी मोलर में कितने थे बच्चों? 12 थे। 12 में से 8 तो आ जाते हैं आपको, 4 नहीं आते हैं। ये 4 कब आते हैं? 20-22 साल के बाद। और ऐसा कहा जाता है 20-22 साल के बाद आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो गई है, आपकी किशोरावस्था खत्म हो गई है, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, मतलब आप में अकल है। अकल से कोई लेना देना नहीं होता इस दांत का। कहने का मतलब है जब आप मैच्योर हो गए तो आप में आए हैं, इसलिए आपको बोल दिया इनको कि आप में अकल के दांत है। ये जो दांत होते हैं बच्चों, इनको कहा जाता है वेस्टिजियल टीथ, या इनको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? हिंदी में नाम होता है इनका अवशेषी अंग। ये दांत आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकल आ गई, नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकल नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये दांत होते हैं वेस्टिजियल टीथ या वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल टीथ क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स, साइंस कहती है ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं बट किसी काम के नहीं हैं, उनको आप वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो आज भी हैं हमारे शरीर में बट किसी काम के नहीं हैं, और साइंस कहती है कि जो ऑर्गन्स काम आते हैं वही ऑर्गन्स अगली जनरेशन में पास होते हैं, जो काम नहीं आते हैं वो वहीं खत्म हो जाते हैं। जैसे आप पहले बंदर थे, आप, मैं नहीं, ठीक है, हम सब पहले बंदर थे, और जब बंदर थे तो हम में क्या थी? हम में एक पूंछ थी। पर अब आप बंदर नहीं हैं तो आप इंसान बन गए। तो जैसे 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 बंदर से इंसान बनने लगे वैसे वैसे पूंछ का कोई काम नहीं रहा, वैसे वैसे आपकी पूंछ लुप्त होती गई, विलुप्त हो गई, खत्म कहती हो गई। साइंस कहती है वही चीज़ अगली जनरेशन में जाएगी जो चीज़ यूज़ में आएगी, और जो यूज़ में नहीं आ रही वो धीरे 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 एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपने चार्ल्स डार्विन की स्टोरी पढ़ी है, जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने, चार्ल्स डार्विन जी ने क्या कहा था? जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी, फिर और लंबी और लंबी और लंबी और लंबी होती गई, क्योंकि जिराफ पेड़ पे लगे हुए पत्ते खाते थे, तो ऐसे ऊंचा करके खा रहे थे, तो उनकी गर्दन ऐसे ऐसे अगली जनरेशन में ऐसे लंबी होती गई होती गई होती गई होती गई। तो उसको यूज में लिया तो आई, पूंछ यूज में नहीं आई, खत्म। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में आज भी हैं बट किसी काम के नहीं हैं, वो ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो हमारे अकल की दांत आज भी हैं बट किसी काम के नहीं। अगर ये 4 अकल की दांत नहीं आएंगी तो आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्सिंग का काम करते हैं, और मिक्सिंग का काम करने के लिए पहले से ही 8 हमारे पास मोलर होते हैं। तो अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकल नहीं आई है, और आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है, तो मैम वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं? आप बताओगे हमारे बॉडी में 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, 5 अवशेषी अंग हैं हमारे बॉडी में। एक आपने पढ़ लिया, पहला कौन सा? आप क्या बताओगे? विजडम टूथ। विजडम टूथ किस प्रकार का दांत है? मोलर, चवर्णक। याद रखिएगा, विजडम टूथ आर इंक्लूड्स इन मोलर। 5 में से पहला ये हो गया। दूसरा, साइंस कहती है आपके बॉडी हेयर्स, आपके शरीर के बाल किसी काम के नहीं हैं। साइंस कहती है हमारे शरीर के बाल किसी काम के नहीं हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके शरीर पर बाल नहीं होंगे, आपके सर पे भी बाल नहीं होंगे। जब सबके ही नहीं होंगे तो क्या दिक्कत है ना। तीसरा, आप बताओगे यहाँ पर, जब हम बंदर थे तो हमें पूंछ थी, पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई थी, पूंछ तो आज नहीं है बट वो पूंछ की हड्डी है आज हम में। पूंछ की हड्डी आज भी है। कैसे है बच्चों? देखो, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर एक लास्ट एक बोन होती है, वर्टिब्री। इसी बोन से ऐसे आपकी पूंछ लगी हुई थी जब आप बंदर थे तब। अब ये पूंछ तो नहीं है बट ये हड्डी तो आज भी है, तो इसको क्या बोलते हैं?
टेल बोन। चौथा क्या है, तो चौथा आपका आएगा बच्चों यहाँ पर आपका आएगा ईयर मसल, कान की मांसपेशी, कान की मांसपेशी। ये जो आपको मेरा कान दिख रहा है ना, ये कान साइंस कह रही है किसी काम का नहीं है, इसको बोलते हैं पिन्ना, इसका नाम होता है पिन्ना, पिन्ना। ठीक है, साइंस कहती है ये कान किसी काम का नहीं, मैं नहीं कहती, साइंस कहती है, ठीक है, कि ये कान किसी काम का नहीं है ना। और एक जनरेशन ऐसी आएगी आपके कान ही नहीं होंगे उसमें, तो क्या दिक्कत है, मेरे नहीं, आपके नहीं, किसी के भी कान नहीं है तो सब अच्छे लगेंगे, है ना। तो आप याद रखिएगा, साइंस कहती है कान किसी काम का नहीं है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कानों में हम ईयररिंग्स पहनते हैं, कानों में हम ईयरफोन लगाते हैं, कानों पे हम स्पेक्स लगाते हैं, ये सब साइंस नहीं मानती है। क्या आपने देखा है पहले के लोगों के इतने बड़े बड़े कान थे, और छोटे, अब इतने हो गए, अब एक बार ऐसे 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 खत्म, ठीक है, कोई काम के नहीं है। पांचवा, आपने एक नाम सुना होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी होता है हमारे शरीर में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हिंदी में आप इसे लिखेंगे अवशेषी अपेंडिक्स, अवशेषी अपेंडिक्स, ठीक है। और ये अपेंडिक्स कहाँ होता है, ये हमारी बड़ी आंत में होता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब मैम ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसका क्या काम था, बच्चों ध्यान से सुनना। कैसे, एक बच्चा बोला मैम सुनेंगे कैसे, सुन, ये कान सुनाता नहीं है, पागल हो क्या, सुनने के लिए अलग होते हैं पर्दे, इसके अंदर कान के पर्दे अलग होते हैं, वो सुनाते हैं, ये नहीं सुनाता है बेवकूफ़, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से सुनो, ये अपेंडिक्स क्या होता है। जब आप बंदर थे तो आप पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे, पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे तो आप पत्ते खाते थे, आप घास फूस खाते थे, है ना। और पत्ते और घास फूस इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, इनको पचाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम कौन बनाता था, अपेंडिक्स बनाता था। अब आप बंदर तो हैं नहीं, आप घास फूस खाते नहीं हैं, आप क्या पत्ते खाते हैं, आप पेड़ के पत्ते खाते हैं क्या, आप घास फूस खाते हैं क्या, नहीं खाते। तो हमें अभी इतने एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं, जब रिक्वायरमेंट ही नहीं तो कहने का मतलब अब हमें अपेंडिक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो जब हम बंदर थे तो हम घास फूस पत्तियाँ वत्तियाँ खा लेते थे, तब हमारे बॉडी में अपेंडिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स बनाता था। बट उसके बाद हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, इन अपेंडिक्स की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आज हम क्या नहीं खाते, हम घास फूस नहीं खाते, इसलिए तो ये क्या हो गया, अपेंडिक्स भी आज है हमारे बॉडी में है, बट किसी काम का नहीं है। तो ये कैसा ऑर्गन बन गया, आप क्या बताएंगे। आप इसको क्या बना देंगे बच्चों, इसको हम बना देंगे मैम, इसको अपेंडिक्स को हमने बोल दिया वेस्टिजियल ऑर्गन। कैसा ऑर्गन बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। चलो मैम ठीक है, आगे चलें अब। तो आप याद रखिएगा, पालक के पत्ते वो अलग चीज़ होती है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं बच्चा, ठीक है। तो पहला अकल की दांत, दूसरा शरीर के बाल, तीसरा पूंछ की हड्डी, चौथा कान की मसल, पांचवें अपेंडिक्स। ये पांचों क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं बट किसी काम की नहीं है। और साइंस क्या कहती है, एक टाइम के बाद ये ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ काम आएगी वो अगली पीढ़ी में जाएगी, और जो चीज़ काम नहीं आएगी वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी, ठीक है। चलो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों करवाते हैं आगे बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। अब आपने देखा होगा हाथी, आप सब जानते होंगे हाथी, है ना। हाथी के बाहर उसकी जो टंक होती है, उसकी जो सूंड होती है, उसके अंदर ऐसे दो दांत निकले हुए होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत किस प्रकार के दांत होते हैं। तो आप बताएंगे हाथी के बाहर निकले हुए दांत
इंसीजर होते हैं, इंसीजर होते हैं। हाथी के बाहर दिखने वाले इंसीजर होते हैं और ये ऊपरी जबड़े के हैं, ये अपर जो के इंसीजर हैं। जबड़े दो होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ऊपर वाले से एक यहाँ निकल गया एक यहाँ निकल गया उसकी सूंड में, तो ये क्या होते हैं, हाथी के बाहर निकले हुए दांत इंसीजर्स होते हैं या स्माइली टीथ होते हैं। क्या बताओगे, इंसीजर होते हैं या स्माइली टीथ होते हैं। इसीलिए बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग। भाई काटने वाले तो कौन से होते हैं, कैनाइन दांत काटते हैं, तो कैनाइन तो है ही नहीं बाहर, तो बाहर तो दिखाने वाले हैं, काटने वाले तो अंदर हैं हाथी के, है ना। हाथी के टोटल कितने दांत होते हैं, तो आप लिख सकते हैं हाथी में 26 दांत होते हैं, 2 बाहर निकल गए, 24 अंदर रहते हैं। ठीक है बच्चों, आप कुछ दांतों का नंबर लिखो, किसमें कितने दांत होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना एग्जाम में। आप लिखो शेर में कितने होते हैं, तो शेर में आप लिखेंगे 30 दांत होते हैं। लॉइन में आपके कितने होते हैं, 30 दांत होते हैं। नेक्स्ट लिखना आप डॉग में कितने होते हैं, कुत्ते में कितने होते हैं। तो कुत्ता अगर बच्चा है, जब जो आपका कुत्ता है उसके अंदर कहा जाता है 42 टीथ होते हैं। मतलब जब बच्चे होते हैं तो कुत्तों में थोड़े 2-3 दांत कम ही होते हैं, आप बस 42 वाला ऑप्शन लेके चल जाना। अब अगर आपसे पूछे कि जब बिल्ली है, बिल्ली में कितने होते हैं, आप बताएंगे कि जो कैट होती हैं बिल्ली होती हैं, कैट बिल्ली में, जब बिल्ली छोटी होती है इन्फेंट होती है तो बिल्ली में 26 होते हैं। जब बिल्ली बड़ी हो जाती है, मतलब चाइल्ड ही बोल दूँ मैं, बड़ी होगी तो बिल्ली जब बड़ी हो गई तो उसमें 30 हो जाते हैं। ऐसे याद कर लो, अब जब बिल्ली छोटी थी तो 26 थे और फिर बड़ी हो गई तो उसमें कितने हो गए, 30 हो गए। आपसे पूछे रेट में कितने होते हैं, तो आप बताओगे 18 दांत होते हैं। रेट का मतलब क्या होता है, चूहा। ठीक है, कितने दांत होते हैं, 18। अगर आपसे पूछे अगर मैं आपसे बच्चों एक बात पूछूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो मच्छर होते हैं, क्या मच्छर में दांत होते हैं, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मच्छर में दांत नहीं होते हैं। बच्चों मच्छर में दांत होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मच्छर में दांत होते हैं पर वो बहुत छोटे होते हैं। और कितने होते हैं, तो मच्छर में टोटल 47 होते हैं, हमसे भी ज़्यादा होते हैं मच्छर में होते हैं। ठीक है, बिल्ली जब छोटी थी, मतलब इन्फेंट थी, मतलब बिल्ली का बच्चा, ऐसे बोलते हैं बिल्ली का बच्चा, उसमें 26 थे। जब बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया तो उसमें 30 हो गए। ठीक है बच्चों, मच्छर में कितने होते हैं, 47। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा दांत किस में होते हैं, तो एक मछली होती है जिसको स्पिनर फिश कहते हैं, जिसको स्पिनर फिश कहते हैं। स्पिनर डॉल्फिन या स्पिनर फिश या स्पिनर डॉल्फिन भी लिख दो आप, स्पिनर डॉल्फिन ऐसा कहा जाता है। इसमें 250 से भी ज़्यादा दांत होते हैं, 250 प्लस दांत होते हैं, 250 से ज़्यादा होते हैं। स्पिनर फिश या स्पिनर डॉल्फिन लिख लो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, 250 से ज़्यादा होते हैं। मच्छर में दांत होते हैं बच्चों, ठीक है, ये मत सोचना मच्छर में दांत नहीं होते, सब होते हैं मच्छरों में दांत। स्पिनर डॉल्फिन में 250 से भी ज़्यादा दांत होते हैं। ये एक मैमल होती है। ठीक है, अब देखो जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं वैसे आपके देखो जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं वैसे ही आपके बायो में भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं बच्चों। डेंटल फॉर्मूला, दांतों का सूत्र, दांतों के सूत्र पढ़ने हैं आपके, फॉर्मूला पढ़ने हैं आपको, दांतों के फॉर्मूले पढ़ने हैं कुछ, है ना। डेंटल फॉर्मूला, मैंने बोला दांत दो तरीके से आते हैं। एक क्या होता है, एक होते हैं टेम्परेरी टीथ, जिनको बोलते हैं टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला। TDF का मतलब है अस्थाई दांतों का दंत सूत्र। अस्थाई का मतलब क्या है, दूध के दांत। दूध के दांत कितने हैं, 20, मतलब 20 दूध के दांतों का आपको डेंटल फॉर्मूला लिखना है। दूसरी साइड है PDF वो वाली PDF नहीं है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, स्थायी दांतों का दंत सूत्र। कितने होते हैं, 32। अब इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनो, इसको लिखा कैसे जाता है। तो इसको लिखा जाता है बच्चों, एक सेकेंड रुकना, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है बच्चों, एक सेकेंड रुकना, चलो बाद में कर लूँगी, क्लास के बाद कर लूँगी, सारी बातें क्लास के बाद। देखो परमानेंट डेंटल फॉर्मूला मतलब 32 दांत कैसे लिखा जाता है। आप अपने जबड़ों में ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाया मैंने अपने जबड़े पे, एक बार ऐसे कट लगाया, कितने चैम्बर बने, 4 बन गए। अब मुझे बताओ परमानेंट दांतों में इंसीजर कितने थे, 8, कैनाइन कितने थे, 4, प्रीमोलर कितने थे, 8, एंड मोलर कितने थे बच्चों, 12। ये था, पढ़ाया है पीछे मैंने, है ना। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जब चारों जबड़ों में 8 हैं तो
एक जबड़े में कितने आ जाएंगे? दो, दो 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 दो। जब चारों जबड़ों में कैनाइन 4 हैं तो एक 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 एक। जब चारों जबड़ों में आपके प्रीमोलर 8 हैं तो क्या बनेगा? दो दो दो। मोलर 3 3 3 3। तो डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया? 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। एक जबड़े में दो हैं इंसीजर, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 4 से, 8 आ गए। एक को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितने आ गए? 4 आ गए। इसको करोगे अगेन 8, इसको करोगे 4 से 12, निकल तो आए चारों जबड़ों के। तो याद रखिएगा, जब पूछे स्थायी दांतों का दंत सूत्र, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, तो आप बताएंगे ICPM। दो क्या है? इंसीजर। एक क्या है? 4। दो क्या है? प्रीमोलर। 3 क्या है? मोलर। तो परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या बना मेरे सामने? 2 1 2 3, 2 1 2 3। जब एक चैम्बर में इतने हैं, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आपके आंसर आ जाएंगे। अब आइए यहाँ पर टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला। कितने दांत हैं? 20 दांत। कैसे लिखोगे? इस 20 में इस 20 में इंसीजर कितने होते हैं? 8 इंसीजर। 4 कितने होते हैं? कैनाइन। 0 प्रीमोलर। प्रीमोलर बच्चे में होता ही नहीं है। 8 मोलर। कैसे लिखूंगी? 4 जबड़ों में बांटूंगी। जब एक में 8 हैं तो चारों में 2 2 2 2। कैनाइन 1 1। प्रीमोलर होता ही नहीं है, 0 लगाओ तुरंत, 0 लगेगा बच्चों। मोलर 8 क्या? 2 2 2। क्या बन गया? 2 1 0 2। ये 2 क्या है? आई। ये क्या है? सी। ये क्या है? PM। ये क्या है? M। और बच्चों का प्राइम मिनिस्टर से लेना देना नहीं है, मतलब बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता। तो ये आपका बच्चों का फॉर्मूला 2 1 0 2। अगर पूछे चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, आप बताएंगे 2 1 0 2। अगर पूछे अडल्ट का, वेस्ट का डेंटल फॉर्मूला 21 23 21 23। अब बताओ, ये आपको डेंटल फॉर्मूले समझ में आए? डेंटल फॉर्मूले समझ में आए आपको? और दांतों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसी हेल्प की? तो दांतों ने मैम हमारे फूड की कटिंग की, हमारे फूड की बाइटिंग की, उसकी टीयरिंग की, उसकी ग्राइंडिंग की, उसकी मिक्सिंग की। तो इस प्रकार आपके दांत फूड की कटिंग करने में, बाइटिंग करने में काम आते हैं, भोजन को तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। और भोजन के तोड़ फोड़ ही क्या कहलाता है? भोजन का डाइजेशन कहलाता है। अब बात आती है दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। दांत की संरचना कैसी होती है? 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 क्वेश्चन में क्या बनता है, ठीक है? देखो बच्चों, दांत के 2 पार्ट होते हैं मेनली जो देखे। एक तो वो दांत जो आपको दिख रहा है बाहर, ठीक है? जो बाहर दिख रहा है उसको दांत का ऊपरी भाग बोलते हैं, अपर पार्ट बोलते हैं, ऊपरी भाग बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है बच्चों? ये होता है वाइट कलर का, ये होता है सफ़ेद रंग का। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। और इस ऊपरी पार्ट को नाम दिया जाता है साइंस में डेंटाइन। डेंटाइन, हिंदी में डेंटीन। हिंदी में क्या? डेंटीन। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ जो मुझे सफ़ेद रंग का दांत दिख रहा है वो मेरे दांत का ऊपरी भाग है, उसको डेंटीन बोलूँगी मैं। नीचे की साइड आपको जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा जो रेडिश सा दिख रहा है लाल रंग का, जिसको आप गम्स बोलते हैं, जिसको आप मसूड़े बोलते हैं, है ना? और वो मसूड़े किसके बने हुए होते हैं? मांस के, मसल्स के, मांसपेशी के बने हुए होते हैं। और ये मेरे दांतों का लोअर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये लोअर पार्ट है, निचला भाग। तो याद रखिएगा, दांत का ऊपरी भाग डेंटिन, दांत का निचला भाग गम्स, मसूड़े। जो गम्स होते हैं वो मसल्स, मांसपेशियों के बने हुए होते हैं, जबकि डेंटिन भाग की जो सबसे बाहरी परत है, आउटर लेयर है, वो किसकी बनी हुई होती है? वो एनामेल की बनी हुई होती है। वो एनामेल की बनी हुई होती है। और ये जो एनामेल होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, विजिबल नहीं हो रहा, क्यों? ओ माय गॉड, मेरा मार्कर बहुत लाइट हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, वापस लिखती हूँ।
नो इश्यू। देखिए जो डेंटिन भाग है वो बाहरी, ये तो समझ में आ रहा होगा, वो डेंटिन की जो आउटर लेयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है, उसको आप इनामेल बोलते हैं। और ये जो इनामेल है, ये जो एनामेल है, वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रोंगेस्ट का मतलब होता है मजबूत। हार्डेस्ट का मतलब होता है कठोर और स्ट्रोंगेस्ट का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, एक बार फिर सुनो ध्यान से। मैंने बोला दांत का ऊपरी भाग डेंटिन कहलाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। डेंटिन की सबसे बाहरी परत इनामेल कहलाती है। इनामेल सबसे कठोर और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये हार्ड क्यों होता है? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि इसमें पानी नहीं होता, इसमें वाटर 0% होता है। जब किसी चीज़ में पानी नहीं होता तो वो बहुत कठोर हो जाती है, क्योंकि पानी हमेशा मुलायम रखता है चीज़ों को। तो इस पार्ट में पानी नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, हार्ड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? मैंने बोला दांत का ऊपरी भाग में पानी नहीं होता इनामेल में, और इनामेल मानव के शरीर का सबसे कठोर एंड सबसे मजबूत भाग है, क्योंकि इनामेल में पानी नहीं होता और इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसीलिए आप कहते हैं कि दांत किससे बने हुए हैं? कैल्शियम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे। दांत का निचला भाग जो है लाल रंग का, वो मसूड़े कहलाता है, और मसूड़ों का काम होता है इस दांत के इस ऊपर वाले भाग तक क्या क्या पहुंचाना। इसके पास ग्लूकोज पहुंचाना, इसके पास खाना पहुंचाना, है ना, ये सब पहुंचाने का काम करता है। ये आपके दांत की स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। हो गया? तो यहाँ पर बीच में एक कैविटी होती है जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, और अगर आपके ये मसूड़े खराब होंगे तो आपके दांत तक खाना नहीं पहुँचेगा, एनर्जी नहीं पहुँचेगी, और आपके दांत का ऊपरी भाग टूट के गिर जाएगा और आपके दांत नहीं होंगे। फिर आप लगवाओगे आर्टिफिशियल टीथ। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट बनता है कि कृत्रिम दांत किसके बने हुए होते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, दांत हमारे फूड की कटिंग करते हैं, हमारे फूड की बाइटिंग करते हैं, हमारे फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, हमारे फूड की मिक्सिंग करते हैं। हमने दांतों को इस चैप्टर में क्यों पढ़ा? क्योंकि रूट पार्ट यही होता है बच्चा, मसूड़ों वाला, गम्स वाला। हमने इसी को रूट पार्ट बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो दांत होते हैं, एक आपने सुना है कि हमारे पानी में क्या होता है? फ्लोरीन होता है, और ये फ्लोरीन दांत की इनामेल लेयर में होता है। अगर ये फ्लोरीन सही अमाउंट में है तो हमारे दांतों को सफ़ेद रंग देता है। क्या देता है? सफ़ेद रंग। ये इनामेल सफ़ेद रंग की होती है, ये वाइट कलर देता है, आपके दांतों में चमक पैदा करता है ये फ्लोरीन, है ना। बट अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिस पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक है, ये फ्लोरीन हमारे दांतों में सफ़ेद रंग और दांतों को चमक देता है। बट अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिस पानी में फ्लोरीन ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लोरीन है, तो जब फ्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, जब फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, पीलापन आ जाता है, और आपके दांतों में टूथ डिके हो जाता है, दांतों का क्षरण हो जाता है, टूथ डिके होने लग जाते हैं, दांतों का क्षय हो जाता है, दांत बीच में से टूट जाएंगे या दांतों का पूरे बीच में से होल पड़ जाएगा, दांत टूटने लग जाते हैं, आधा दांत टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कौन से खनिज पदार्थ की अधिक मात्रा से दांत पीले हो जाते हैं या दांतों का क्षय हो जाता है? आप बताएंगे फ्लोरीन से। और सही अमाउंट में है तो इनामेल को सफ़ेद रंग और चमक देता है, दांतों में क्या होती है? चमक देता है। इनामेल हार्ड क्यों होता है? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, इसलिए। टीथ में कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम एंड फ्लोरीन और फॉस्फोरस तीनों होते हैं। ये आपका टीथ। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाऊं। हम पढ़ रहे थे मैम कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे स्टार्ट होता है?
टीथ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ में क्या क्या ऑर्गन होते हैं? हमारे 2 ऑर्गन होते हैं। पहला कौन सा था? दांत। तो दांत क्या करते हैं बच्चों? दांत हमारे फूड की कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है। अब दांत ने, माउथ में मैंने कहा था 2 ऑर्गन पढ़ने हैं। पहला कौन सा था? टीथ। टीथ हमने कंप्लीट पढ़ लिए। क्या क्या क्वेश्चन पढ़े? दांत होते क्या हैं, कितने टाइप के, दांत के कैरेक्टर क्या, बच्चे में कौन सा दांत नहीं आता, हाथी के बाहर दांत कौन सा होता है, चीर फाड़ करवाने वाला कौन सा होता है, शेर अपने कौन से दांत को अधिक उपयोग में लेते हैं, दांत का आउटर पार्ट क्या होता है, मतलब दांत का अपर पार्ट क्या होता है, लोअर पार्ट क्या होता है, मच्छर में कितने दांत होते हैं, हाथी में कितने दांत होते हैं, स्पिनर डॉल्फिन में कितने दांत होते हैं, हम लोगों में कितने दांत होते हैं, विजडम टूथ क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा डेंटल फॉर्मूला बच्चे का और इन्फेंट का। ये सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम इसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ना चाहेंगे? हम टंग पढ़ना चाहेंगे। किसको? जिह्वा। जिह्वा संस्कृत वर्ड है, टंग को हिंदी में जीभ बोलते हैं। टंग को हिंदी में जीभ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये टंग पढ़ेंगे हम कल, ये टंग हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि अब मुझे लंच करना है और 15 मिनट है मेरे पास लंच करने के लिए। 4 बजे से मेरी वापस बैक टू बैक क्लास है, सुबह 8 बजे से, और हमने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं थकी थकी लग रही हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं हम थकी थकी क्यों होते हैं? मोनोफाइकोडोंट क्या होता है? जिनके अंदर एक बार दांत आते हैं वो मोनोफाइकोडोंट कहलाते हैं। ठीक है। कुछ लोगों में दांत ज़्यादा बड़े होते हैं, कैनाइन, उनको क्या बोलते हैं? उनको वेम्पायर बोलते हैं, उनको वेम्पायर बोलते हैं। ठीक है, वेम्पायर समझते हैं ना? हो गया। चलिए कल मिलेंगे सेम टाइमिंग पे। कल नहीं, कल तो संडे, कल आपकी छुट्टी है। अब हम मिलेंगे। मैम आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया? पढ़ पढ़ के हो गया, अपने आप पढ़ा हो गया, इसमें क्या है ना? अब हम मिलेंगे मंडे को। आप बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता। मंडे को हम 2 से 4 की क्लास में मिलेंगे। जब 2 से 4 क्लास रोज़ होती है तो आपको नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्लास हमेशा 2:05 या 2:10 पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 5 से 10 मिनट तो क्लास स्टार्ट करने में, सिस्टम ऑन करने में, कंप्यूटर ऑन करने में, टीवी ऑन करने में, कैमरा ऑन करने में एंड बोर्ड ऑन करने में लग जाता है। और आप लोग 5-7 मिनट में घबरा जाते हो। और पीडीएफ मैं बता चुकी हूँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन का पीडीएफ डल चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर नहीं डला है, मैं तुरंत अभी बाहर जाके 10 मिनट में अपलोड करवा दूँगी। ठीक है। क्या आपको मेरी क्लास समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कि क्या मेरी क्लास आपको समझ में आई? कमेंट करके बताओ। मैम हिंदी में नहीं है, अभी मैं बोल देती हूँ। रोहन, ह्यूमन न्यूट्रिशन का पीडीएफ साइंस स्पेशल 6 बैच में अभी तुरंत डाल दो, हिंदी में, इंग्लिश में डाला हुआ है, हिंदी में बोल दिया है मैंने, मिल जाएगा। मैम दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं, दांत के ऊपर दांत आ जाते हैं, वो दांतों की लोकेशन थोड़ी सी, सॉकेट मतलब अपना रास्ता बदल देता है, सॉकेट मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मुझे बहुत समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, बहुत ही अच्छा समझ में आया। ओके, इतने सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और अंकुर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप प्लीज़ करके अपने आसपास के बच्चों को बताइए हमारे कोचिंग के बारे में, टाइम्स के बारे में, कि एक ऐसा कोचिंग है इंडिया में जो इतना कम समय में, इतना मतलब कम अमाउंट में, इतने कम फ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज देता है। मुझे, मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ, मुझे इसमें घमंड है तो है, क्योंकि हमने अर्न किया है। टाइम्स कोचिंग सब कम अमाउंट में इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देती है, इतनी अच्छी क्वालिटी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, ये मेरा वादा है। हाँ, फ़ी ज़्यादा लेकर दे सकते हैं, हर टीचर अच्छा होता है, कंटेंट अच्छा देता है, वो अपनी बात होती है। टीथ में प्रोटीन नहीं होता है, सिंधु कुमार अगर होता है तो मैं बता देती, आप क्यों बार बार कमेंट कर रहे हैं? ठीक है, बस हम लोग इतने कम अमाउंट में, हमने 1 रुपये में भी बैच पढ़ाया है। सेम नॉलेज में साइंस स्पेशल 5 में दे रही हूँ, साइंस स्पेशल 4 में, जो कि हमारा 1 रुपये में बैच लाया गया था। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारा जो कोचिंग है
उसमें जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो बहुत मेहनती टीचर हैं, और वो कहीं ना कहीं बस अपनी आजीविका चलाने के लिए हम इतना अमाउंट लेते हैं, वरना तो हम आपसे इतना भी नहीं लेते। हमारा बस चले तो हर दिन हम 1 रुपये में बैच लाएं और आपको पढ़ाएं। मैम आप गुस्सा बहुत करती हैं, पर गुस्सा मैं करूँगी। वो टीचर ही क्या जो गुस्सा ना करे बच्चों पर? क्या आपको स्कूल में आपके टीचर्स ने गुस्सा नहीं किया था आप पर? मैं तो बहुत बार पीटी हूँ हमारे टीचर से, फिजिक्स वाले सर से इतनी बार पीटी हूँ मैं। तो क्या टीचर को, माँ बाप के बाद तीसरा आपका टीचर ही है जो आपको इतना अच्छे से डांटता है। नहीं डांटूंगी आज के बाद, जाओ तुम जाओ, मैं नहीं, आज के बाद नहीं डांटूंगी। गुस्सा करना बहुत जायज़ है। जब टीचर ने एक बार बोल दिया, मैंने कह दिया, आपको 2 चीज़ रखनी है, पहला मेरे पे विश्वास, दूसरा आप में पेशेंस। उसके बाद आपके साथ आपको ऐसी साइंस पढ़ाई जाएगी, कभी आपका कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जब आप मुझे बार बार आप मुझे पिन करोगे तो गुस्सा ही तो आएगा। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ यार। ठीक है, चलिए, आपके आशीर्वाद से आज यूपी पुलिस में ऐसा ही हूँ मैम। ओ वाह हरिंदर लाल, थैंक यू सो मच। अगर आपको आप मतलब आप मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप अलग अलग बच्चों को बताइएगा। ये हमारे यहाँ से सीजीएल का कंप्लीट बैच है, पटवारी का बैच है, और जीएस स्पेशल का बैच है। जीएस स्पेशल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़िए आप वहाँ से। 700 रुपये में, 500 रुपये में जीएस पढ़ा रहे हैं हम। 6 टीचर्स हैं, और सच बताऊँ इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं जो 10-10, 20-20 साल से हैं इस मार्केट में, है ना। तो बहुत, मुझे लगता है हम बहुत जल्दी, हमारे टाइम्स का बहुत इंडिया में बहुत नाम होगा। सिर्फ हमारा टाइम्स जो है उसकी सोच एक ही है कि जो बच्चे इतने रूरल एरिया में है, रिमोट एरिया में, जो गांव में है, जिन बच्चों के लिए एक सपना है दिल्ली जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में, पटना जैसे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में वो नहीं आ सकते, तो वो हम उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ हम लोग एक उम्मीद हैं। और अगर आप लोग ऐसे विश्वास रखेंगे, आप लोग साथ देंगे, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों की उम्मीद बनेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा मतलब आप इन्जॉय करें, कल लड्डू खाएं या चॉकलेट खाएं। और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, क्योंकि बच्चों इस दुनिया में क्या है, इंसान, टाइम किसी के पास नहीं होता, मुझे पता है, या पैसा भी बहुत होता है। हम लोग क्या है, हम लोग पैसे के साथ साथ हम लोग कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने आज ऑर्डर किया है, 300 से 400 लोगों का खाना बनवाया है हमने। 300 से 400 लोगों का हमने फूड बनवाया है। 400 लोगों का बहुत अच्छी थाली बनवाई हमने, जिसमें मटर पनीर, गाजर का हलवा ऐसे। और हम लोग कल हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे। हम कल रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम कम से कम 300 से 400 ऐसे लोग हैं दिल्ली में कश्मीरी गेट पर, जो लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को घर से निकाल दिया गया है, कोई कर नहीं सकता काम, किसी की मेमोरी चली गई है, उसकी याददाश्त चली गई है। तो कश्मीरी गेट पर पुस्ता ऐसी कुछ एक जगह है जहाँ पर पूरा एक उन लोगों का शेल्टर होम बना रखा है, दिल्ली की गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है। वहाँ पर हम लोग कल खाना खिलाने जाएंगे उन लोगों को, है ना। तो यही ज़िंदगी है। हर कोई लड़ाई करता है, हर कोई कुछ भी करता है, मतलब यहाँ पे पैसा भी हर कोई कमाता है। तो अगर आप भी, जब आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएं, तो अपनी सैलरी का 5 से 10% आप हमेशा नोबल जॉब में लगाएं, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बार करेंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तीसरी बार करेंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेम मेरे साथ हुआ। अब मेरे को एडिक्शन लग गया ऐसे काम करने का, तो मैं हर महीने में या हर 2 महीने में जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं यही करती हूँ। तो सेम भी हम कल करने जा रहे हैं। तो अगर कोई दिल्ली में रहता है वो हमें आकर ज्वाइन भी कर सकता है, हमारे साथ चल सकता है, इस नोबल काम के लिए एक हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो आप भी प्लीज़ ऐसा ही करें। जब आप भी ऐसा करें कभी, अगर आपको अगर मौका मिले ज़िंदगी में दूसरों की मदद करने का, तो वो आप इसमें कभी भी पीछे ना चूकें। ठीक है, तो चलिए, अब थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। तो कोई बच्चा अगर हमारे आसपास के एरिया में रहता है तो मुखर्जी नगर में आप हमसे आकर मिल सकते हैं, हमारे साथ कल चल सकते हैं रिपब्लिक डे बनाने में कुछ अलग अंदाज में। तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा दिल को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब परसों 2 से 4। ठीक है, परसों हम डाइजेस्टिव सिस्टम का समापन करेंगे। समापन तो नहीं होगा मुझे लगता है ना।
एमसीक्यू बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे, साइंस स्पेशल का एक एमसीक्यू बैच है बच्चों, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, सबके लिए है। अगर वो आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब मंडे। कल अच्छे से रिपब्लिक डे मनाएं और अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें, और कभी किसी ज़रूरतमंद की अगर मदद करना आप ना भूलें। बाय, टेक केयर, बाय।